हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। केवीएम के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार विद साइंस। हम पढ़ा रहे हैं कक्षा 10 का विज्ञान। इसमें चैप्टर नंबर 2 मानव तंत्र। तो मानव तंत्र में इससे पहले हमने जो लेक्चर था उसमें पढ़ा था नर जनन तंत्र। आज हम पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र। तो मादा जनन तंत्र में क्या होते हैं? मादा जनन तंत्र। तो मादा जनन तंत्र भी नर जनन तंत्र की तरह दो अंगों द्वारा बना होता है। पहला है प्राथमिक जनन अंग। फर्स्ट क्या होता है? प्राथमिक जनन अंग। तो जैसे नर जनन तंत्र में प्राथमिक जनन अंग वृषण थे, यहाँ पर क्या होता है? अंडाशय होते हैं। प्राथमिक जनन अंग क्या होते हैं? अंडाशय। ठीक है। तो वृषण में तो शुक्राणुओं का निर्माण होता था। यहाँ पर नर जनन तंत्र में पहला क्या था? वृषण। तो वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता था। शुक्राणु बनते थे जिनको हम क्या कहते थे? नर युग्मक। ठीक है। और अंडाशय में क्या बनते हैं? अंडाणु बनते हैं। यहाँ पर अंडाणुओं का निर्माण होता है। जो ये क्या होते हैं? दो तरह के अंडाशय होते हैं, दोनों ओर गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होते हैं। हम रफली डायग्राम बनाए तो इस तरह से ये संरचना होती है। ये अंडवाहिनी होती है। यहाँ पर ओस्टियम नामक संरचना होती है। इस तरह से ये कीपनुमा संरचना है। यहाँ पर ये अंडाशय इससे जुड़े होते हैं, ये इस तरह से। तो इन्हें क्या कहते हैं? ये अंडाशय संरचना है। अंडाशय दो होते हैं, गर्भाशय इसको कहते हैं गर्भाशय। तो गर्भाशय के दोनों ओर ये संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको अंडाशय कहते हैं। अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है जो क्या कहलाते हैं? मादा युग्मक। मादा युग्मक। अब देखो यहाँ पर जो वृषण है, वृषण में नर युग्मक के साथ साथ हार्मोन्स का स्राव भी होता है। हार्मोन्स कौन सा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्राव होता है। अंडाणु, ये जो अंडाशय होता है अंडाणु का निर्माण करते हैं, साथ साथ इसके हार्मोन्स का स्राव भी करते हैं। यहाँ पर दो हार्मोन्स का स्राव होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, दो हार्मोन्स का स्राव होता है। ये हार्मोन्स मादा में जो गौण लैंगिक लक्षण होते हैं उनको प्रकट करते हैं, और ये हार्मोन्स नर के लक्षणों को प्रकट करता है, जैसे आवाज़ का भारी होना, दाढ़ी मूंछ का आना, जननांगों में वृद्धि होना, ऐसे ये आवाज़ का पतला होना। और इसमें आवाज़ का पतला होना, त्वचा का मुलायम होना, तेलीय होना, है ना। और वक्ष जननांगों का विकास आदि संरचनाएं इसमें लैंगिक जो इनके लक्षण होते हैं वो प्रकट होते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जैसे मान लो अब ये दोनों नर युग्मक और मादा युग्मक कैसी अवस्थाएं होती हैं? ये अगुणित अवस्थाएं होती हैं। अब ये अगुणित संरचना और ये भी क्या होती है? अगुणित संरचना। दोनों मिलकर क्या करते हैं? निषेचन करते हैं। तो निषेचन से क्या होता है? एक जायगोट बनता है, युग्मनज बनता है, जो कि क्या होता है? द्विगुणित संरचना होती है। ठीक है। निषेचन में हम पढ़ेंगे। पहले तो हम पढ़ते हैं मादा जनन तंत्र। तो मादा जनन तंत्र में कौन कौन से अंग होते हैं? प्राथमिक जनन अंग होते हैं जिनमें अंडाशय आता है, और द्वितीयक जनन अंग होते हैं जिनमें बचे हुए जैसे अंडवाहिनी आती है, गर्भाशय आता है, ओस्टियम आता है और योनि आती है। तो ये सभी द्वितीय लैंगिक लक्षणों में आते हैं। इसके बाद अब हम लिखते हैं प्राथमिक जनन अंग यानी मादा जनन तंत्र का अंडाशय। देखिए, मानव जनन तंत्र में क्या होता है कि दो तरह के अंग होते हैं। हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये हमारा मादा जनन तंत्र है। इस मादा जनन तंत्र में ये दो अंडाशय संरचनाएं होती हैं। ये ओस्टियम की संरचना है जिससे दोनों अंडाशय चिपके रहते हैं। ये अंडाशय अंडवाहिनी द्वारा यहाँ पर गर्भाशय में लगे होते हैं। दो तरह के दो अंडाशय होते हैं जो हार्मोन्स का स्राव भी करते हैं और मादा युग्मक का निर्माण भी करते हैं। ये ओस्टियम आगे सक्रिय नलिका के रूप में अंडवाहिनी का निर्माण करती है, जो अंडवाहिनी दोनों ओर की अंडवाहिनियां मिलकर गर्भाशय का निर्माण करती हैं। दो अंडवाहिनी होती हैं। अंडवाहिनी में मुख्य क्रिया निषेचन की होती है। आगे पढ़ेंगे इसमें। तो इसमें देखो, ये मादा जनन तंत्र है। मादा जनन तंत्र की प्राथमिक
भी प्राथमिक व द्वितीयक जनन अंगों में विभेदित होता है। यहाँ पर हम बात करें प्राथमिक जनन अंग, प्राथमिक जनन अंग में कौन होते हैं? मादा जनन तंत्र में एक ही होता है, जैसे नर जनन तंत्र में वृषण होते हैं, यहाँ पर अंडाणु अंडाशय होता है। तो अंडाशय 2 होते हैं, गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होते हैं। तो यहाँ पर प्राथमिक जनन अंग के रूप में एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। अंडाशय 2 कार्य करता है। पहला कार्य तो मादा जनन कोशिकाएं, यानी जिनको हम अंडाणु भी कहते हैं, का निर्माण करता है, तथा दूसरा कार्य होता है अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह काम करता है और 2 हार्मोन स्रावित करता है, जिनको एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स कहते हैं। ये हार्मोन्स मादा में द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों को प्रकट करने में काम आते हैं, जैसे आवाज़ का पतला होना और त्वचा का तेलीय होना और इसमें जननांगों की वृद्धि होना। इस तरह के कई हार्मोन्स परिवर्तन होते हैं। ये अंडाशय गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होते हैं। इनमें असंख्य यानी अनगिनत अंडाशय पुट्टिकाएँ पाई जाती है, यानी ओविल्स फॉलिकल्स पाई जाती हैं। ये पुट्टिकाएँ अंडाणु का निर्माण करती हैं। अंडाणु यहाँ से निर्मित होता है अंडाशय में, इसमें भी एक पूरा साइकिल होता है। अंडाणु बनकर ओस्टियम के माध्यम से अंडवाहिनी में आ जाता है। तो जो अंडवाहिनी द्वारा गर्भाशय में आ जाता है, अंडवाहिनी में यहाँ पर जब ये शुक्राणु से इसका निषेचन होता है तो ये यहाँ से इनका निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होती है। अंडवाहिनी के बाद निषेचित जो अंडाणु होता है वो गर्भाशय की दीवार पर अंतर्भित्ति पर चिपक जाता है, वह प्रक्रिया रोपण कहलाती है इसकी। तो अंडाशय से स्रावित हार्मोन्स स्त्रियों में होने वाले लैंगिक परिवर्तनों के कारण होते हैं, यानी जो लैंगिक परिवर्तन होते हैं इन हार्मोन्स के स्राव के कारण ही होते हैं। ये मादा जनन तंत्र है, इसका डायग्राम बना लो और ये इस तरह से इसकी विशेषताएं लिख लो। प्राथमिक जनन अंग, इसके बाद लिखेंगे हम द्वितीयक जनन अंग। तो यहाँ पर देखो मूत्राशय, ये इसके योनि के साइड में यहाँ पर एक मूत्राशय होता है। तो मूत्राशय के नीचे एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको बार्थोलिन ग्रंथि कहते हैं। ये ग्रंथि क्या काम करती है कि ये ऐसे द्रव पदार्थ का स्राव करती है जो इसके माध्यम को क्षारीय बना देता है। क्षारीय माध्यम शुक्राणुओं की गति में सहायक होता है, उनके पोषण में भी काम आता है, जिससे शुक्राणु नष्ट नहीं होते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये है मादा जनन तंत्र के द्वितीयक लैंगिक अंग। इम्पोर्टेंट है बहुत ही। अगर हम नर की तुलना करें तो उसमें भी इसमें कुछ समानताएं भी पाई जाती हैं, कुछ चीज़ें अलग अलग भी पाई जाती हैं। देखो यहाँ पर अंडवाहिनी, ये क्या है? द्वितीयक लैंगिक अंग होते हैं। अंडवाहिनी 2 होती है, एक इधर और एक इधर। दोनों अंडाशय से निकलती हैं और अंदर गर्भाशय में आकर खुलती हैं। गर्भाशय में आकर एक त्रिकोणीय संरचना बनाती हैं जिसे हम गर्भाशय कहते हैं। गर्भाशय के चारों ओर ये गर्भ गुहा पाई जाती है। इस गर्भाशय का चौड़ा हिस्सा ऊपर होता है, सकरा हिस्सा नीचे योनि में खुलता है। योनि एक मैथुन अंग के लिए कक्ष होता है जहाँ पर मैथुन क्रिया होती है। ये लचीली लंबी नलिका होती है जो 8 से 10 सेंटीमीटर की होती है। तो देखो यहाँ पर ये एक फैलोपियन ट्यूब, इनको फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर निषेचन की क्रिया होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी जो निषेचन की क्रिया होती है, शुक्राणु और अंडाणु आपस में जहाँ मिलते हैं वो कहाँ, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि शुक्राणु और अंडाणु कहाँ मिलते हैं और मिलने से निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है, तो वो होती है फैलोपियन ट्यूब में, यानी अंडवाहिनी में ये प्रक्रिया संपन्न होती है। इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसके बाद आता है गर्भाशय। ये एक थैलेनुमा संरचना होती है, खोखली मांसल संरचना है जो कहाँ होती है? यह चौड़ा भाग ऊपर होता है, सकरा भाग नीचे, ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। ये मूत्राशय व मलाशय के बीच में स्थित होती है। आगे मूत्राशय होता है, पीछे मलाशय होता है, उसके बीच में ये संरचना पाई जाती है। ये मूत्राशय है, मूत्राशय से मूत्रवाहिनी द्वारा मूत्र त्याग दिया जाता है। ध्यान रहे, नर जनन तंत्र में मूत्र और जो शुक्राशय वाहिनी थी, यानी शुक्राणुओं का और मूत्र का एक ही नली के द्वारा बाहर निकाला जाता था, जबकि मादा जनन तंत्र में मूत्र मार्ग अलग होता है और अंडाशय का मार्ग अलग होता है, यानी जननांग अलग होता है उसका और मूत्र मार्ग अलग होता है योनि में। तो यहाँ पर ये क्या होता है? भ्रूण का विकास यहीं पर होता है। जैसे मान लो क्वेश्चन आ जाता है कि भ्रूण का विकास कहाँ होता है? भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। कैसे क्रिया होती है अभी इसको समझाएंगे। तो यहाँ पर देखो, योनि या वेजाइना,
यह 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी नाल होती है जो स्त्रियों में मैथुन कक्ष की तरह कार्य करती है, यानी मैथुन की क्रिया यहाँ पर संपन्न होती है। योनि में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ से क्वेश्चन कई बार बनते हैं। कौन से जीवाणु पाए जाते हैं? लैक्टोबैसिलस। ये क्या करते हैं? लैक्टिक अम्ल का स्राव करते हैं। लैक्टिक अम्ल के साथ साथ कुछ कार्बनिक अम्ल भी होते हैं। तो ये अम्ल क्या करते हैं कि ये योनि को उसको अम्लीय माध्यम प्रदान करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और उसमें इन्फेक्शन का खतरा नहीं होता है। अब वो अम्ल क्या होते हैं? यदि उसमें जब इसमें मैथुन की क्रिया होती है, इसमें शुक्राणुओं का प्रवेश होता है, तो वो अम्ल हानिकारक होते हैं। उस समय एक क्रिया और होती है कि वहाँ पर क्या होता है कि निर्माण करते हैं तथा कार्बनिक अम्ल भी पाए जाते हैं जो अम्लीय माध्यम तैयार करते हैं, जिससे जीवाणुओं की वृद्धि नहीं होती, इन्फेक्शन नहीं होता। मादा जनन तंत्र में एक बार्थोलिन नामक ग्रंथि भी पाई जाती है, जबकि नर जनन तंत्र में क्या थी? प्रोस्टेट ग्रंथि पाई जाती थी, जो एक द्रव पदार्थ का स्राव करती थी, जो उसके माध्यम को क्षारीय करता था। यहाँ भी बार्थोलिन नामक ग्रंथि पाई जाती है। ये भी क्या करती है? क्षारीय द्रव का स्राव करती है। ये क्षारीय द्रव क्या काम करता है कि मैथुन क्रिया के दौरान जब शुक्राणु योनि में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर अम्लीय माध्यम मिलता है उनको, ठीक है। तो अम्लीय माध्यम अगर ये ग्रंथि नहीं पाई जाए तो अम्लीय माध्यम में शुक्राणु नष्ट हो जाते हैं। शुक्राणु नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, यानी मर जाएंगे। तो उनके बचाने के लिए क्या करते हैं कि मैथुन करते समय ये ग्रंथि सक्रिय हो जाती है और सक्रिय होने के बाद ये बार्थोलिन नामक ग्रंथि, ये बार्थोलिन नामक ग्रंथि एक क्षारीय द्रव का स्राव करती है जो योनि के माध्यम को क्षारीय बना देता है। जैसी मैथुन की क्रिया होती है ये ग्रंथि सक्रिय होती है और क्षार के स्राव का स्राव करती है, जिससे योनि का माध्यम अम्लीय से क्या हो जाता है? क्षारीय हो जाता है। और क्षारीय माध्यम में शुक्राणु तेजी से गति करते हैं, उनके लिए पोषण का काम भी करते हैं। और शुक्राणु यहाँ से मैथुन क्रिया के बाद गर्भाशय में, गर्भाशय से कहाँ जाते हैं शुक्राणु? यहाँ पर जाते हैं अंडवाहिनी में। अंडवाहिनी में यहाँ पर इनको अंडाशय अंडाणु मिलते हैं। अंडाणु से शुक्राणु चिपकते हैं, जिससे निषेचन की क्रिया होती है और एक स्थिति बनती है, स्टेज बनती है, जिसको ब्लास्टोला कहते हैं। वो ब्लास्टोला क्या होता है? फिर ये ब्लास्टोला नीचे आती है गर्भाशय में और गर्भाशय की भित्ति पर चिपक जाती है, जिस प्रक्रिया को अध्यारोपण कहते हैं। यानी गर्भाशय में अध्यारोपण की क्रिया होती है, जहाँ पर भ्रूण का विकास होता है। एक निश्चित समय बाद भ्रूण यहाँ से योनि मार्ग द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से ये इनके द्वितीय लैंगिक लक्षण है। इनका स्क्रीनशॉट ले लो आप, इनको नोट्स साथ साथ बनाते चलो। प्रक्रिया में ये जनांग है, मादा जनन, बार्थोलिन इंपॉर्टेंट है। उसमें प्रोस्टेट ग्रंथि पाई जाती थी जो भी क्षारीय माध्यम को, यानी क्षारीय पदार्थ को स्रावित करती थी। इनके नोट्स बना लो आप, स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पर। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसके आगे जो क्रिया होती है, निषेचन की क्रिया होती है, यानी प्रजनन की क्रिया होती है, वो किस तरह से होगी। इसके बाद पढ़ते हैं प्रजनन की अवस्थाएं। जब प्रजनन की क्या क्या अवस्थाएं होती हैं, जैसे सबसे पहले आती है प्रजनन की निम्न अवस्थाएं पाई जाती हैं, यानी युग्मक जनन का निर्माण, यानी गैमेटोजेनेसिस भी बोलते हैं जिसको। युग्मक जनन का मतलब होता है कि जैसे वृषण से तो नर युग्मक यानी शुक्राणु उत्पन्न होते हैं, और मादा से यानी मादा में जो अंडाशय होता है, अंडाशय से मादा युग्मक या अंडाणु बनते हैं। तो इस तरह से वृषण से नर युग्मक व अंडाशय से मादा युग्मक के निर्माण को युग्मक जनन कहते हैं या युग्मक जनन कहलाता है। यानी वृषण से नर युग्मक व अंडाशय से मादा युग्मक का निर्माण मादा युग्मक निर्माण युग्मक जनन कहलाता है। ये दोनों संरचनाएं अगुणित होती है, हैप्लॉइड होती है, यानी अगुणित होती हैं।
नर युग्मक या शुक्राणुओं का निर्माण होना, यानी नर युग्मक का मतलब होता है शुक्राणुओं का बनना, शुक्र जनन कहलाता है। और मादा युग्मक या अंडाणुओं का बनना अंड जनन कहलाता है। कई बार छोटी छोटी परिभाषाएं पूछ ली जाती हैं कि अंड जनन क्या होता है, शुक्र जनन क्या होता है, या गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है नर युग्मक व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन कहलाती है। और युग्मक जनन में नर युग्मक कहाँ होते हैं, मादा युग्मक बनने की क्रिया क्या होती है। नर युग्मक यानी शुक्राणुओं का निर्माण होना शुक्र जनन कहलाता है। नोट्स साथ साथ बनाते चलना इनके। मादा युग्मक का निर्माण होना ये अंड जनन कहलाता है। इसके बाद है निषेचन की क्रिया, इंपॉर्टेंट क्रिया। क्वेश्चन पूछा जाता है निषेचन की क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है। तो निषेचन की क्रिया कहाँ होगी, फैलोपियन ट्यूब में, यानी अंडवाहिनी में संपन्न होती है। तो अंडवाहिनी में जब अंडाशय से अंडा आ जाता है और इधर से शुक्राणु उसमें जाता है तो दोनों टकराते हैं, वहाँ पर एक संरचना बनती है जिसको हम कोरक कहते हैं। जब मादा में उपस्थित अंडाणु नर द्वारा छोड़े गए शुक्राणु के संपर्क में आता है, दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो युग्मक यानी युग्म जनन यानी युग्मनज बोलते हैं, जिसको जाइगोट का निर्माण होता है। यह एक द्विगुणित संरचना होती है, ध्यान रखो, यानी डिप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड संरचना है। एक गुणित है, ये द्विगुणित हो जाती है। क्यों, दोनों की एक गुणित संरचनाएं मिलकर द्विगुणित यानी जाइगोट का निर्माण करती है। यह प्रक्रिया निषेचन की क्रिया कहलाती है। यानी हम शॉर्ट में ऐसे समझे कि यहाँ पर शुक्राणु और अंडाणु दोनों मिलते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, जाइगोट बनता है, यानी युग्मनज बनता है। ठीक है, ये कैसी संरचना होती है, द्विगुणित संरचना होती है। और ये कैसी संरचनाएं हैं दोनों, ये भी अगुणित है और ये भी अगुणित संरचना है। हैप्लॉइड संरचनाएं हैं, दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, डिप्लॉइड संरचना बनाती है, जाइगोट बनाती है। ये संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। अभी निषेचन की प्रक्रिया होती कहाँ है, ये होती है अंडवाहिनी में, यानी फैलोपियन ट्यूब में होती है। इसके बाद है विदलन व भ्रूण का रोपण। दोनों क्रिया एक साथ पढ़ रहे हैं। विदलन का मतलब होता है कि जब ये जाइगोट बनता है, शुक्राणु व अंडाणु के संयोजन से बनता है, तो इसमें विभाजन होता है। इसमें 4 कोशिकाएं बनती हैं, 4 8 में बदल जाती हैं। इस तरह से ये 16 कोशिकाएं बन जाती है, एक अंडाकार संरचना बनती है जिसको हम ब्लास्टुला या कोरक कहते हैं। विदलन के कारण युग्मनज समसूत्री विभाजन द्वारा एक संरचना बनाता है जिसे कोरक या ब्लास्टुला कहते हैं। यह कोरक गर्भाशय के अंतः स्तर में जाकर स्थापित हो जाती है, यानी जो गर्भाशय होता है जहाँ पर अंडवाहिनी आकर मिलती हैं वहाँ पर जाकर ये चिपक जाती है। कब, जब ये ब्लास्टुला अवस्था में आ जाती है, चिपक जाएगी और स्थापित हो जाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, भ्रूण का रोपण कहलाती है, यानी इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो, यानी वहाँ पर भ्रूण चिपक जाता है और उस स्थिति पर एक नियमित प्रक्रिया होती रहती है और भ्रूण का विकास होता रहता है। और एक निश्चित समय अंतराल बाद वह भ्रूण योनि मार्ग द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे हम प्रसव कहते हैं, यानी ये प्रसव कहा जाता है। शिशु जन्म की प्रक्रिया प्रसव कहलाती है। तो इस तरह से ये मादा जनन तंत्र कंप्लीट हो गया है। मादा जनन तंत्र में क्या होता है कि अंडाणुओं का, अंडाशय द्वारा अंडाणुओं का निर्माण होता है। इसमें निषेचन की क्रिया होती है, इनमें रोपण की अभिक्रिया होती है और प्रसव की क्रिया सम्मिलित होती है। तो इस तरह से ये आप इसको वीडियो को लगातार देखते रहे, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट उसमें मिलते हैं।